नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली यूपीपीएससी में। बात करेंगे एनसीईआरटी जो हमारी सीरीज चली क्लासिक्स की हिस्ट्री की बुक आपको फुल डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ाई जा रही, चैप्टर वाइज समरी आपको पढ़ाई जा रही वीडियो के माध्यम से। उस सीरीज़ का ये 8वां भाग है, ठीक है। चैप्टर का नाम है राज्य राजाओं एक प्राचीन गणराज्य। चैप्टर नंबर 6 है, इसका ये पहला पार्ट है। क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि ऋग्वैदिक काल से क्या समझते हो। तो सिंपल सी चीज़ है, ऋग्वैदिक काल से मतलब ये है कि ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी, ठीक है। अब इसके काल को ही ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक ग्रंथ। तो इसके बाद जो ग्रंथों की रचना हुई उन्हें ही उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि। इनकी रचना का जो क्षेत्र है गंगा यमुना क्षेत्र है, जो कि उत्तर भारत में था। इनमें अनेक प्रकार के अनुष्ठान और उनसे संपादन की विधियाँ बताई गई और सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। वैदिक काल में वर्ण या वर्ग विभाजन क्या था भैया। देखो, वैदिक काल में पुरोहित या ब्राह्मण जो होते थे लोगों को 4 भागों में बांट दिया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण सबसे उच्च कोटि के लोग होते थे, इनको वेदों के अध्ययन और अध्यापन का अधिकार था। क्षत्रिय जो थे शासक वर्ग थे, ठीक है। इनका काम क्या था, युद्ध और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा था विश्व या वैश्य, ये थे कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे, ठीक है। चौथे मतलब थे शूद्रों का स्थान था। इनका काम था जो 3 अन्य वर्ग थे उनकी सेवा करना। अब देखिए, इस काल में किसी वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। एक तो थे शूद्र या निम्न कोटि के लोग और दूसरी थी स्त्रियां। ऐसा माना जाता है कि इस काल में स्त्रियों को शूद्रों के समान अधिकार मिला है, मतलब ये दोनों सेम कैटेगरी में लाए जाते थे, इसलिए दोनों को वेदों के अध्ययन का अधिकार बिल्कुल नहीं था। उत्तर वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था तथा अछूत की अवधारणा कब आई। तो देखते हैं, देखिए वैदिक काल में दोनों क्षत्रिय वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद आई। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था, लेकिन बाद के काल में जैसे निम्न कोटि के वर्ग थे लोग थे, शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, इनको अछूत माना जाने लगा। वैदिक काल के अंत तक या उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों की पहचान जन्म के आधार पर होने लगी। जैसे कि ब्राह्मण माता पिता की जो संतान थी ब्राह्मण होती थी। ऑब्वियस सी बात होगी, मतलब यही है कि ये जो पुत्र या संतान होती थी इसको वेदों के अध्ययन और अध्यापन का अधिकार होता था, मतलब ये पढ़ भी सकता था पढ़ा भी सकता था। अगला, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था का इस काल में क्या प्रभाव पड़ा था। देखिए, कई लोग ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी इसको स्वीकार नहीं करते थे। कुछ राजा जो थे पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे अपने आप को, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मानते थे कि अनुष्ठान कराने का अधिकार सबका हो। कई लोग छुआछूत की आलोचना करते थे, जो कि बिल्कुल सही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में देखा जाए तो कई इलाके ऐसे थे जहाँ पे सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ही कम थी। यहाँ पे थे पुरोहित लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उनका प्रभाव बहुत ही सीमित था। अगला, देखिए जनपद से क्या समझते हैं। इनमें रहने वाले लोगों का जीवन यापन कैसा था। जनपद मतलब होता है जन के बसने की जगह, ठीक है। महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा हो गए थे, ठीक है। विद्वानों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ में हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें से प्रमुख है। यहाँ के लोग चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अगला है चित्रित धूसर पात्र से क्या समझते हैं। देखिए, जो पुरास्थल थे इस काल के, यहाँ से विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र बोला गया है। अब यहाँ से कुछ बर्तन धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे जो प्राप्त हुए बर्तन, ठीक है। इनमें जो थी चित्रकारी की गई थी 2 प्रकार की होती थी, एक सरल रेखा के रूप में और एक ज्यामितीय आकृतियों के रूप में। ये अगला, देखिए महाजनपद के राजा अपने सैनिकों को वेतन के रूप में क्या देते थे। लगभग 2500 साल पहले जनपद अधिक महत्वपूर्ण हुआ, महाजनपद कहलाया, ठीक है। महाजनपद की मतलब अधिकतर जो महाजनपद थे उनकी राजधानी एक होती थी, ठीक है। अब राजधानी बनी तो किलेबंदी होने लगी। किलेबंदी का मतलब था सुरक्षा से। अब क्या था, इससे समझ में आता था कि इस काल के जो राजा थे समृद्ध थे, अधिक समृद्ध हो गए थे, ठीक है। अब राजा सेना रखने लगे थे।
सिपाहियों को वेतन दिया जाता था, पूरे साल रखा जाता था। अब उनका वेतन जो था उनका कुछ हिस्सा 8 सिक्कों के रूप में दिया जाता था। इन सिक्कों की बात करें तो ये जनरली जब जो ये खोज हुई हैं वो चांदी के सिक्के इनमें ज़्यादा थे, कांसे और तांबे के भी थे। ठीक है, इनमें एक विशेष प्रकार का ठप्पा लगाया जाता था, इसलिए इसे आठ या पंचमार सिक्के भी कहते हैं। अगला देखिए, महाजनपदों में भाग और श्रम से क्या तात्पर्य है। देखिए, महाजनपद जब बना तो राजाओं का जो उनका अधिकार क्षेत्र था वो बड़ा, विशाल किले उन्होंने बनवाया, तो उसके लिए प्रचुर संसाधन की उनको ज़रूरत थी, कर्मचारियों की आवश्यकता थी। तो पहले क्या था, पहले राजा जो लोग उनको उपहार दे जाते थे उन पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब राजा ने नियमित रूप से कर लगा दिया सबके ऊपर। ठीक है, अब कृषक जो था अपनी उपज का 1/6 हिस्सा देता था। जैसे किसी किसान ने 6 बोरा गेहूँ उगाया तो 1 बोरा जो गेहूँ होता था वो कर के रूप में राजा को देना होता था, जिसे भाग बोला जाता था। कारीगरों को भी वो कर देना पड़ता था। कारीगर जैसे बुनकर, लोहार और सुनार इत्यादि जो थे कारीगर वर्ग में आते थे, उन्हें क्या होता था, उनको 1 महीने में 1 दिन ऐसा होता था जो राजा के लिए काम करना पड़ता था, जिसको बोलते हैं श्रम। तो भाग और श्रम से ये मतलब है, समझे। अगला आता है पशुपालक, व्यापारी, आखेटक व संग्राहक का कर कैसे वसूला जाता था। सिंपल सी चीज़, देखिए प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति से कर वसूला जाने लगा था। पशुपालक को जानवर या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने में कर देना पड़ता था। आखेटक मतलब शिकारी होता है, वह संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी। अगला, प्राचीन मुख्य नगर कौशाम्बी कहाँ स्थित है। देखिए, इलाहाबाद जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश में जो स्थित है। ठीक है, यहाँ के किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसमें एक भाग का जो निर्माण है 2500 साल पहले हुआ है। कौशाम्बी, देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। अगर आपको अच्छा लगा करे वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर किया करिए आप, जो बेनिफिट आप लोग को मिल रहा है वो दूसरों को भी मिल सके। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, ऑल में जाके क्लिक कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर अच्छा लगे तो ही करना ये।